नमस्कार सभी विद्यार्थियों। आज हम गाउस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंसुलेटर चार्ज शीट पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले अपन दो एप्लीकेशन एक्सप्लेन कर चुके हैं। पहली थी अपनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जिसका रिजल्ट E=KQ/R² था। सेकेंड एप्लीकेशन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटिव लीनियर चार्ज वायर, जिसका रिजल्ट था E=K λ/R। आज अपन थर्ड एप्लीकेशन लेंगे इसकी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंसुलेटर चार्ज शीट अपना पॉइंट है आज। इस टॉपिक में सबसे पहली बात जो यही है कि हम इंसुलेटर चार्ज शीट पॉइंट जो है उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि जो अगली नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो कंडक्टर चार्ज शीट है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इंसुलेटर और कंडक्टर चार्ज शीट में। तो देखो, इंसुलेटर चार्ज शीट जो है, इस इंसुलेटर चार्ज शीट में अपन अगर शीट को चार्ज करते हैं तो चार्ज कंप्लीट शीट पर प्रेजेंट हो जाता है भाई। जैसे देखो, यहाँ पर अपन ने इसको चार्जिंग किया तो ये चार्ज जैसे ही अपन प्रेजेंट करते हैं, चार्ज इस कंप्लीट शीट की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। और ये टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा। और सिग्मा =Q/A आपने पढ़ा है। बट अपन अगर कंडक्टर चार्ज शीट को अगर चार्जिंग करते हैं तो चार्ज आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है सिर्फ। इसका रीजन है भाई कि इंसुलेटर में अपनी कंप्लीट सरफेस पर प्रेजेंट क्यों जाता है और कंडक्टर शीट में केवल आउटसाइड सरफेस पर ही क्यों प्रेजेंट होता है। तो हम पहले इंसुलेटर चार्ज शीट की हम बात कर लेते हैं कि इंसुलेटर में ऐसा क्या लॉजिक है कि ये चार्ज जो है वो कंप्लीट सरफेस एरिया पर प्रेजेंट हो रहा है। देखो, जनरली हम जानते हैं कि इंसुलेटर मीन्स ये होता है कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने इस शीट को चार्जिंग किया तो ये चार्ज अपना एंटर करेगा। एंटर करने से जो आउटर चार्जर है वो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन या चार्ज पर फोर्स क्रिएट करता है। और अगर फोर्स क्रिएट करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बाउंडेड फॉर्म में थे, तो उसकी फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं आता। और डिफरेंस नहीं आएगा, इसका मतलब ये है कि वो चार्ज एंटर भी कर जाएगा और इनसाइड पोर्शन में भी प्रेजेंट रह जाएगा। बट हम कंडक्टर शीट की बात करते हैं तो कंडक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होना, मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चार्ज प्रेजेंट करेंगे तो चार्ज एंटर करेगा। चार्ज जैसे ही एंटर करता है तो आप जनरली जानते हो कि फोर्स क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म टू बाउंडेड फॉर्म में क्रिएट होंगे, और फ्री फॉर्म टू बाउंडेड फॉर्म में अगर क्रिएट हुए तो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड फॉर्म में आते ही कंडक्टर शीट जो इंसुलेटर बन जाएगी, ऐसा आपको मालूम है पॉसिबल नहीं है। इसलिए कंडक्टर शीट में अगर चार्जिंग करते हैं, चार्ज ओनली फॉर आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन इसी पॉइंट की है हमारी। तो आज अपना टॉपिक है इंसुलेटर शीट। भाई, हमने इंसुलेटर शीट को चार्जिंग किया, चार्ज कंप्लीट सरफेस एरिया पर प्रेजेंट हो गया। टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपना सिग्मा हो गया, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। बाकी जो अपना डायग्राम है सेम सेकंड एप्लीकेशन की तरह ही है। अगर अपना सेकंड एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया तो ये अपना टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। देखो, इस शीट में अपन ने दो एरिया ले लिया, पार्ट A1 और A2। ये दोनों इस पॉइंट O से L लेंथ पर हैं, बिल्कुल सेम लेंथ पर आप देख रहे हो। इस O से R डिस्टेंस पर ये P पॉइंट है जहां अपने को इंटेंसिटी सोल्व करनी है, आपको पता है। तो इस एरिया से जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो DE वेक्टर है। डायरेक्शन है वो P2 P1 है, आप देख रहे हो P2 P1 है।
सेकंड जो एरिया इसका A2 जो पार्ट ले रहे थे उससे भी इंटेंसिटी DE वेक्टरी है, बट डायरेक्शन P2 P2 है। ये जो डायरेक्शन है वो इस OP के साथ थीटा एंगल पर है, ध्यान रखना। हमने पिछले एप्लीकेशन में भी बात करी थी कि अगर कोई भी क्वांटिटी हमारी थीटा एंगल पे प्रेजेंट होती है, उस सिचुएशन में फिर हम उस क्वांटिटी का कंपोनेंट फॉर्म करते हैं। तो पहले मैं इसे DE का, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है जिसके साथ एंगल नहीं है, तो आपको पता है ये DE साइन थीटा बन जाएगा। सेकंड जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा है, जिस साइड के साथ थीटा एंगल होता है वो हमारा DE कोस थीटा कंपोनेंट प्रेजेंट हो जाएगा। सेम एज इट इज ऐसे ही हम नीचे वाले DE वेक्टर का कंपोनेंट डिवीजन कर लेते हैं। तो जिस साइड के साथ ये एंगल नहीं बन रहा वो तो हो गया DE साइन थीटा, और जिस साइड के साथ एंगल बन रहा वो हो गया DE कोस थीटा भी। तो यहाँ पर हमने कंपोनेंट डिवीजन किया है सेम एज इट इज अकॉर्डिंग टू सेकेंड एप्लीकेशन की तरह, सेम है पूरा का पूरा। अब यहाँ इंटेंसिटी अपनी मैग्नीट्यूड में सेम है, इसलिए हमारा वर्टिकल जो कंपोनेंट है DE साइन थीटा, DE साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड में सेम बट डायरेक्शन में अपोजिट होने से ये हमारा कंपोनेंट कैंसल हो गया है। बट हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो DE कोस थीटा, DE कोस थीटा मैग्नीट्यूड में सेम बट डायरेक्शन में भी सेम है, इसलिए हमारा पॉइंट P पर जो रिजल्ट आएगा वो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट D कोस थीटा से होगा भाई। इसलिए इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड ही रहेगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसी डायरेक्शन में चलेगी। तो यहाँ पिछली एप्लीकेशन में भी आप देख रहे थे कि पॉइंट P पर रिजल्टेड इंटेंसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट D कोस थीटा से प्रोड्यूस हो रही थी, और इस एप्लीकेशन में भी एज इट इज ऐसा ही है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट D कोस थीटा से हमारी रिजल्टेड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि हमारा वर्टिकल कंपोनेंट जो है D साइन थीटा, D साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड में सेम बट डायरेक्शन में अपोजिट होने की वजह से ये तो हमारा कैंसल हो गया। लेकिन हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है D कोस थीटा, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम होने से पॉइंट P पर रिजल्टेड इंटेंसिटी है वो इस कंपोनेंट की वजह से प्रोड्यूस होगी भाई। अब इस पॉइंट P पर हम इंटेंसिटी सोल्व करने के लिए चलते हैं अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम। अब गाउस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको मालूम है कि हम गाउसियन सरफेस की बात करेंगे। तो गाउसियन सरफेस हम कैसे लेंगे, ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हो कि गाउसियन सरफेस से अगर हम सरफेस सिलेंड्रिकल प्रेजेंट होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम सीट लेते हैं और अगर लीनियर वायर लेते हैं तो सिलेंड्रिकल सरफेस ही यूज होती है गाउसियन। तो यहाँ पर भी हमारी गाउसियन सिलेंड्रिकल सरफेस प्रेजेंट होगी। तो यहाँ हमारे जो सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस हमने ये एक सिलेंड्रिकल मान लिया सोल्व करने के लिए। इसमें भी आप देख लो 3 सरफेस है, S1 S2, 2 तो सर्कल बन गए सेम वैसे ही, और थर्ड हमारा S3 सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया। S1 में आप देखें ए की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन दोनों सेम है, मतलब पैरेलल है, थीटा इक्वल 0 डिग्री हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम आ गया। सेकंड भी S2 में भी एज इट इज है, इंटेंसिटी आउटवर्ड, एरिया की डायरेक्शन भी यही है, E और DA दोनों पैरेलल हैं आप देख रहे हो, थीटा इक्वल यहाँ पर भी 0 बन गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स S2 से भी मैक्सिमम आएगा। बट आप थर्ड S3 में जाएं सिलेंड्रिकल सरफेस में, E और DA आप देख रहे हो परपेंडिकुलर प्रेजेंट हो रहे हैं। ये तो E की डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड, ये एरिया परपेंडिकुलर गया, थीटा इक्वल 90 डिग्री बन गया, थीटा 90 होते ही आप जानते हो कोस 90 बन गया, कोस 90 होते ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा 0 हो गया इन S3 सरफेस।
तो S1, S2 और S3 3 सरफेस प्रेजेंट इन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो आप देख रहे हो S1 और S2 से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम आ रहा है, बट S3 जो सरफेस है उस सरफेस से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 प्रेजेंट हो रहा है। रीजन डायग्राम में देख लें आप, E और DA परपेंडिकुलर प्रेजेंट हो रहे हैं, थीटा 90 डिग्री हो गया, कोस 90 0 होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 इन S3। तो अब हम चलते हैं हमारी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग। ये तो हमने डायग्राम एक्सप्लेन किया है, और अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो आगे की कैलकुलेशन इजी है। तो हम हमारा बेसिक जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले पे चलते हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है हमारा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन गॉसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन गॉसियन सरफेस, बेसिक फॉर्मूला यही यूज कर रहे हैं हम बार बार, आप देख रहे हो। फाई इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट DA, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है, हर टॉपिक में हम इसको उठाते हैं सबसे पहले, फिर हम इसके डिवीजन करते हैं, इसी से हमारा पूरा टॉपिक सोल्व होता है। तो हम S1, S2 और S3 के डिवीजन कर देंगे, जैसे हमने पिछली एप्लीकेशन में करी थी, सेम वैसे ही यहाँ पर भी एक्सप्लेन हो जाएगी। तो पहले हम इसके डिवीजन कर दिए, फाई इक्वल E डॉट DA फॉर S1 प्लस E डॉट DA S2 प्लस E डॉट DA S3, 3 अपन ने इसके डिवीजन कर दिए हैं। और अपन ने जैसे ही डिवीजन करे 3, तो यहाँ पर हमारे पास तीनों जो रिजल्ट बने S1, S2 और S3 तीनों सरफेस के मैंने यहाँ प्रेजेंट कर दिए। अब मैं चलता हूँ डायग्राम के अकॉर्डिंग डेरिवेशन पे। पहले मैं लेता हूँ फॉर सरफेस S1। S1 में आप देखो मैंने क्या लिखा है, E और DA पैरेलल है, थीटा इक्वल 0 डिग्री है। तो E डॉट DA फॉर S1, थीटा 0 डिग्री होते ही कोस 0 1 बन गया। आप देख लो रिजल्ट मैक्सिमम बन गया। डायग्राम में भी यही बात आ रही थी कि सरफेस S1 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम प्रेजेंट होता है। E डॉट DA S1 सरफेस के लिए कोस 0 1 बन गया, इक्वल E DA S1। सेम फॉर सरफेस S2, E और DA पैरेलल है, थीटा इक्वल वही 0 डिग्री है। E डॉट DA फॉर S2 भी हमारा मैक्सिमम रिजल्ट आ गया, आप देख रहे हो। तो S1 और S2 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम ही बन रहा था। डायग्राम में भी हमने ये बात एक्सप्लेन करी थी, डेरिवेशन से भी वही बात आ गई हमारे पास। सरफेस S3 पे देखते हैं हम, S3 क्या कहता है। S3 में फॉर सरफेस S3 में डायग्राम में भी यही था, E और DA परपेंडिकुलर हैं, थीटा इक्वल 90 डिग्री है, कोस 90 0 बनते E डॉट DA S3 इक्वल 0 रिजल्ट आ गया है। सेम यहाँ पर वही बात डायग्राम जैसी है। S1 और S2 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है क्योंकि वो पैरेलल थे, और S3 सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है क्योंकि E और DA परपेंडिकुलर हैं, आप ये देख रहे हो डायग्राम में। अब हम इसे तीनों के रिजल्ट ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो रिजल्ट सेम वैसे ही बन जाएगा जैसे पहले बना था। तो फाई इक्वल E DA S1 प्लस E DA S2 प्लस S3 का 0, ठीक है। अब फाई इक्वल E हमें सोल्व करना, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, DA S1 प्लस E बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन DA S2। यहाँ जो DA S1 और DA S2 जो रिजल्ट है ये एरिया के इक्वल है भाई, क्योंकि दोनों का हमने इंटीग्रेशन कर दिया और दोनों सिलेंड्रिकल को आप देख रहे हो बीच वाले पार्ट को क्रॉस कर रही है, तो दोनों S1 और S2 है। अगर हम उनका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो टोटल एरिया बन जाता है सीट का, एरिया ऑफ सीट। अब ये ए जैसे मान लो कि हमारी स्क्वायर शेप की अगर सीट है तो साइड स्क्वायर हो जाएगा, अगर रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। हम अकॉर्डिंग टू सोल्व कर लेंगे शेप की उसकी। तो ए जो है एरिया ऑफ सीट है भाई, जो हमें न्यूमेरिकल में भी मिलता है, हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। फिर
अब ये ए की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे और जैसे आप यहाँ पुट करोगे तो रिजल्ट क्या बनता है आप देखेंगे। तो देखो फाई इक्वल ई ए प्लस ई ए, मतलब अपने इंटीग्रेशन डी ए S1 और इंटीग्रेशन डी ए की जगह ए पुट कर दिया है। फाई इक्वल ई ए प्लस ई ए, फाई इक्वल 2EA आ गया, 2EA आ गया। अब हम फाई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू गाउसियन थ्योरम चलते हैं। आप जानते हो फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होते हैं गाउस थ्योरम के अकॉर्डिंग। इस फाई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे इस फाई की जगह, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल 2EA रिजल्ट आ गया हमारा। फाई की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया है, इक्वल 2EA आ गया है। ठीक है, अब अपने आगे जो पॉइंट पर चलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको मालूम है भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम जानते हैं, तो सिग्मा इक्वल क्यू बाई ए, तो क्यू इक्वल सिग्मा ए। इस क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम। भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए यहाँ पर सिग्मा इक्वल आप जानते हो क्यू बाई ए हो गया, तो क्यू इक्वल सिग्मा ए, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो देखो क्या रिजल्ट बनेगा हमारा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल 2A, ए से कैंसिल हो गया, E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमारी इंटेंसिटी आ गई ड्यू टू इंसुलेटर चार्ज शीट। इसका वेक्टर फॉर्म कर दोगे, E वेक्टर इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप आएगा। एन कैप हमने इसलिए यूज किया है, इस रिजल्ट में आप देख रहे हो R नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब इंटेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, एक लिमिट तक इंटेंसिटी सेम रहती है इंसुलेटर चार्ज शीट की, बट डायरेक्शन आउटवर्ड होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए हम जब वेक्टर फॉर्म किया तब हमने एन कैप यूज किया है, एन कैप यूज किया है। तो ई वेक्टर इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप हमारा इंटेंसिटी आएगी। तो ये हमारा थर्ड एप्लीकेशन का रिजल्ट है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंसुलेटर चार्ज शीट। भाई तो ये एप्लीकेशन अगर हमें थर्ड एप्लीकेशन समझ में आ गई है तो ये एप्लीकेशन बहुत ईजी है, आराम से आपको समझ में आ सकती है। ओके, थैंक यू।